हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, जैसे कि डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे किसने मांगा था। सबसे पहले एम एन रॉय, फिर कांग्रेस ने फिर से दोबारा मांगा, फिर ब्रिटिश ने कैसे रिस्पॉन्स किया, जैसे कि अगस्त ऑफर लाया, फिर क्रिप्स मिशन लाया, फिर कैबिनेट मिशन लाया, कैबिनेट मिशन अप्रूव हुआ। कैबिनेट मिशन में कैसे उसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रोसेस था, उसमें हम लोग सब कुछ पढ़े। कैसा सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो भी पढ़े। और चलिए, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उसके बाद आज पढ़ेंगे हम लोग चेंजेज बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये चेंजेज क्यों पढ़ना पड़ रहा है हम लोग को? बिकॉज जो जब एक्ट आया है तो इसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि जो असेंबली था वो पहले आया था, 1946 में आया था। और ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट है ये 15 अगस्त 1947 है। और इसमें कुछ कुछ बहुत बड़े चीज़ होते हैं जिसके कारण चेंजेज होते हैं। जैसे क्या क्या? जैसे कि ब्रिटिश जो हमारे सर पे बैठा हुआ था वो निकल चुका था। फिर उसके साथ क्या, पार्टीशन हो गया। जितना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर था मुस्लिम लीग का वो निकल के वहाँ चला जाएगा। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें हम लोग को चेंजेस देखने को मिला। सबसे पहले तो क्या, प्रिंसिपली स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया असेंबली को। प्रिंसिपली स्टेट्स ने क्यों असेंबली को ज्वाइन किया? प्रिंसिपली स्टेट्स ने इसलिए किया क्योंकि इसके इन सबसे पहले तो इन लोग पहले ज्वाइन नहीं किया था। इनका सीट वैकेंट था। लेकिन जब ब्रिटिश इन लोग को ऊपर से चले गए, ब्रिटिश इन लोग क्या काम करता था, प्रिंसिपली स्टेट्स इसलिए ऐसा, मतलब इन लोग का क्या था, इन लोग पैसा देता था ब्रिटिश को, उसके बदले इन लोग अपना राजगद्दी संभाल के रखता था, एक टाइप से रेंट वाला सिस्टम। लेकिन जब अब ब्रिटिश चला गया तब इन लोग तो अब कोई नहीं है इसका बाप, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई इन लोग का मिलिट्री फोर्स नहीं है। तो अब क्या होगा? अब हो सकता है कि बाहर से कोई कब्जा कर दे, अटैक कर दे। तो इसलिए इन लोग धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 28 अप्रैल को आना स्टार्ट करेगा। 6 स्टेट्स आएगा। जैसे कैसे कौन आएगा? बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवा, उदयपुर, ये लोग ज्वाइन करेंगे। फिर धीरे धीरे करके और आएगा। जैसे 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 माउंट बैटन प्लान आया उसमें फिर और क्या होगा? माउंट बैटन प्लान क्या होता है? पार्टीशन होता है, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो जाता है। तो उसका प्लान जब आया फिर कुछ कुछ प्रिंसिपली स्टेट्स और ज़्यादा आने लग जाएंगे, मतलब डिवाइड हो जाने लग जाएंगे। तो आने लग गए, ये प्रिंसिपली स्टेट्स पार्टिसिपेट करने लग गए। तो फिर ये क्या होगा? इससे क्या पता चल रहा है? अब जो कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो इंडिया के बच रहे थे वो भी अब इंक्लूड हो गए। मतलब अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो पूरा इंडिया का बनेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक तरीके से। अब पूरा यूनिटी हम लोग दिखा सकते हैं, पूरा इंडिया का सारे लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। फिर लाइकवाइज मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग हु स्टेड इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन ऑल्सो ज्वाइन। और कुछ कुछ मेंबर्स जो पार्टीशन के बाद नहीं गए, पार्टीशन के बाद कुछ कुछ क्यों नहीं गए होंगे? पार्टीशन के बाद कुछ कुछ इसलिए नहीं गए होंगे क्योंकि कुछ किसी किसी को इंडिया अच्छा लगता है। इंडिया अच्छा लगता है का मतलब क्या है? इंडिया इन लोग को हो सकता है कि ट्रेड के कारण, हो सकता है कि उन लोग को वहाँ पे कोई इकोनॉमिक कंडीशन ना दिखे कि हम लोग वहाँ जाके क्या बिजनेस करेंगे, वो चीज़ ना पता हो सकता है उन लोगों का इंडिया के जो सरकार है उस पर भरोसा हो, उन लोग सेकुलरिज्म को फॉलो करता हो। तो यही सब चीज़ हो सकता है। तो मेन रीज़न तो उसका वही है कि उसमें और एक चीज़ था, माइग्रेशन में बहुत ज़्यादा रियोट्स हो रहा था। मतलब क्या रियोट्स? मतलब दंगे हो रहे थे। दंगे से बचने के लिए भी कुछ कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। ये हो गया। 3 मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। क्या क्या मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ, चलिए देखते हैं। 1947 एक्ट के बाद क्या क्या मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और फुल्ली सोवरेन बॉडी बन गई। बेसिकली इसके ऊपर से जो हम लोग का सर में जो लगा हुआ था, कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो निकल चुका। अब ये खुद से लॉ बना सकती है। और क्या, ब्रिटिश अथॉरिटी का इस पर कोई लिमिटेशन नहीं होगा। इट गेंड फुल सॉवरेनिटी एंड कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट डीम्स फिट। ये जैसा कॉन्स्टिट्यूशन इसको बनाने का मन करेगा, जो इंडिया के लिए फिट होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ये बना सकता है। ये फुल सॉवरेनिटी है। ठीक है। अब आगे, द असेंबली हैड द लीगल पावर टू रिपील और मॉडिफाई एनी ब्रिटिश लॉ प्रीवियसली अप्लाइड टू इंडिया। इसके पास अब पावर है क्या करने का? रिपील करने का, मॉडिफाई करने का। कोई भी ब्रिटिश लॉ है उसको रिपील मॉडिफाई करने का पावर है। ठीक है। एज्यूम्ड लेजिस्लेटिव पावर, ये 1947 15 अगस्त के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पार्लियामेंट का जैसा काम कर रही थी, जैसे कि ये लेजिस्लेटिव पावर वाला काम कर रही थी। लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब क्या? कंट्री को चलाने के लिए कुछ कुछ रूल्स प्रोसीजर्स होते हैं जो चलाने पड़ते हैं, जो करना पड़ता है, जो इससे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती थी। तो वो वाला काम, डिसीजन लेने वाला काम है, लेजिस्लेटिव पावर्स का काम भी करने लग गई। इन एडिशन टू ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द असेंबली वाज नाउ परमिटेड टू इनेक्ट ऑर्डिनरी लॉज। ये अब नॉर्मल लॉज भी बना रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम के साथ साथ नॉर्मल लॉज भी बना रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? इन लोग को नॉर्मल
इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ नॉर्मल लॉज भी बना रही थी। जैसे जैसे क्या, दो टाइप के लॉज, मतलब दो टाइप के काम कर रहे थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने वाला काम भी कर रहा था, एक नॉर्मल लॉ जो मतलब देश को चलाने के लिए चाहिए वो सब भी ये फ्रेम कर रहे थे। जैसे कि बैंकों के लिए कुछ लॉ, फिर एग्रीकल्चर के लिए कुछ लॉ, फिर होटल, सब कुछ के लिए कि कैसा कैसा क्या होना चाहिए, क्या अगर करेंगे तो क्या गलती माना जाएगा, ये सब चीज़ किया गया। तो फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का बात होता था तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे, और जब लॉ नॉर्मल लॉ पास करने का बात होता था तब जीवी मावलंकर बैठते थे चेयरमैन में। हैंस द असेंबली ऑल्सो सर्व्ड इंडियाज फर्स्ट पार्लियामेंट। तो ऐसे इसी के कारण इंडिया पहली बार फर्स्ट पार्लियामेंट के जैसा बैठ गया, मतलब इंडिया नहीं, सॉरी, असेंबली जो है ये इंडिया का फर्स्ट पार्लियामेंट जैसा काम किया। डोमिनियन लेजिस्लेचर अंटिल द इलेक्शन वेर हेल्ड, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पार्लियामेंट जैसा काम किया। ठीक है। दिस डुअल फंक्शन लास्टेड अंटिल 26 नवंबर 1949। ये कब तक चला ये डुअल फंक्शन, ये जो जीवी मावलंकर और राजेंद्र प्रसाद वाला, ये चला है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, ये हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है। फाइनलाइज एंड अडॉप्टेड। मुस्लिम लीग्स एग्जिट, मुस्लिम लीग्स का एग्जिट हो गया क्या चीज़ में, जब हम लोग का इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो उसमें ये मुस्लिम लीग भी तो निकल गए ना। बेसिकली जब पाकिस्तान बना तो पहले क्या था, पाकिस्तान का जो एरिया वाला कुछ कुछ जो था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बैठता था वो अब निकल चुका है, अब वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में बैठेगा। ठीक है। Members from the Muslim League who belong to the areas that later become Pakistan, like West Punjab, East Bengal, Northwest Frontier Province, Sindh, Balochistan and Sylhet, withdrew from assembly। ये जो कुछ कुछ एरिया है ये सारे एरिया पाकिस्तान के अंडर आते हैं, जैसे कि वेस्ट पंजाब, इधर का पंजाब नहीं, उधर का पंजाब, ईस्ट बंगाल, इधर जो अभी बांग्लादेश है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, लाहौर को मान लीजिए, फिर सिंध, फिर बलूचिस्तान, फिर सिलहट, ये वहीं का जगह है। ये लोग असेंबली से, ये जो मेंबर हैं यहाँ के, ये लोग निकल गए थे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एग्जिट द टोटल असेंबली स्ट्रेंथ रैंक, तो टोटल असेंबली का स्ट्रेंथ जो है, मतलब जो पहले 296 सीट था अब वो घट जाएगा। जैसे क्या हुआ, ब्रिटिश प्रोविंस जो 296 सीट था वो 29 हो गया। और प्रिंसियली स्टेट्स कितना था, 93 था, वो अब 70 हो चुका। ये 23 कहाँ गया, 23 गया पाकिस्तान के असेंबली में घुस गया, पाकिस्तान में ज्वाइन हुआ। ठीक है। टोटल मेंबर्स पहले 389 था, अब 299 हो गया। ठीक है। फिर ये क्या है, ये नंबर्स कब तक का हम लोग को पता है, ये मतलब जो हम पता है ये है 31 दिसंबर 1947 का ये नंबर हम बताएं। ठीक है। और कुछ कुछ फंक्शंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किए हैं तो वो भी देख लेते हैं। अदर फंक्शंस परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है। बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग व्हाट एल्स डिड द असेंबली डू, क्या क्या काम किया, जैसे कि इंडिया कॉमनवेल्थ में जुड़ा है, फिर नेशनल फ्लैग बनाया, फिर नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, फिर प्रेसिडेंट चुना, ये सब चीज़ें। वाइल द मेन गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन लोग का मेन गोल तो यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन इसके साथ साथ और काफ़ी सारे काम किए हैं जो हम लोग को इंडिपेंडेंट नेशन बन को सेव करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है। तो जैसे सबसे पहले तो इंडिया जॉइन्स द कॉमनवेल्थ। अब इन लोगों ने कॉमनवेल्थ को क्यों ज्वाइन किया, कॉमनवेल्थ ज्वाइन करने का रीज़न क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ होता क्या है। इसको एकदम आसानी से समझने के लिए आप एक समझ लीजिए कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या है, ग्रुप का नाम नाम है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ नाम रहे इसका कॉमनवेल्थ। इसका एडमिन है ब्रिटेन, एडमिन है ब्रिटेन। और इसके जो मेंबर्स हैं वो सारे इसके कॉलोनाइज्ड मेंबर्स हैं, मतलब कॉलोनाइज्ड मेंबर्स मतलब क्या, गुलाम। गुलाम मतलब समझ रहे हैं, जो इसके अधीन है, जो इसके, जिसमें एक इंडिया भी आता था और काफ़ी सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे वो इसमें ऐड होके रहते थे, ये सारे इसके मेंबर होते थे। तो क्या होगा, अब इंडिया इसको क्यों ज्वाइन करके रखा, ऐसा नहीं है कि ये अभी भी कॉलोनाइज्ड है इसको बताने के लिए, नहीं, ये इसलिए ज्वाइन किया ताकि हम लोग का जो रिश्ता है वो सही बना रहे, अच्छा रहे। क्यों हम लोग का रिश्ता सही करने के पीछे हम लोग तुले रहे, क्योंकि रीज़न ये है कि हम लोग को ऐसा थोड़ी है कि अब उन लोग से हम नाता ही तोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग को ट्रेड भी करना है। उसके साथ साथ वो एक डेवलपिंग कंट्री है तो हम लोग को एक दोस्त के जैसा बने रहना ही पड़ेगा। अब हम लोग उसके साथ compete तो नहीं ना कर सकते, तो इसीलिए हम लोग इंडिया जॉइन्स द कॉमनवेल्थ। तो इन 1949 द असेंबली टूक द मोमेंटियस स्टेप ऑफ रेटिफाइंग इंडियाज मेंबरशिप इन ब्रिटेन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो ये ब्रिटेन का कॉमनवेल्थ नेशन भी इंडिया ने ज्वाइन कर लिया। दिस वाज a symbolic assertion of sovereignty while still participating in global forum of former British colonies। तो ये बोल रहा है कि ये एक सिंबॉलिक assertion है, मतलब हम लोग अभी भी आज़ादी हैं लेकिन अब हम लोग फिर भी जो ग्लोबल फोरम है वो ग्रुप है उसमें हम लोग अभी भी ऐड हैं। रीज़न तो मैंने बता दिया क्यों, क्या क्या रीज़न है, वो ट्रेड व्रेड के लिए
बाकी तो कुछ नहीं है। सेपरेशन नहीं होना चाहते थे, अलग नहीं होना चाहते थे। अलग नहीं होना चाहते थे का मतलब उस ऐसा नहीं होना चाहते थे कि अलगाव हो जाए, उससे हम लोग ऐसा मुंह फेर दिया, नहीं बात करेंगे जाओ, नहीं बात करेंगे जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो हो सकता है वो हम लोग कुछ काम कर दे आगे, इसीलिए। फिर इसके साथ साथ और क्या काम किया है, नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड। नेशनल फ्लैग भी हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से ही आया है। इसमें बेसिकली कुछ कमिटीज़ थी, कमिटी ने हम लोग का ये नेशनल फ्लैग भी बना के दिया है। तो ऑन 22 जुलाई 1947 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग आया। नेशनल फ्लैग में क्या क्या कलर है, सैफ्रॉन है। सैफ्रॉन क्या बताता है, करेज और सेक्रीफाइस को बताता है। वाइट क्या बताता है, सच्चाई को बताता है, शांति और सच्चाई। ग्रीन क्या बताता है, फर्टिलिटी और फेथ, विश्वास। अशोक चक्र क्या बताता है, अशोक चक्र धर्म एंड मूवमेंट। धर्म मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान। लॉ, लॉ, लॉ मतलब क्या, आपका जो ड्यूटी है आप वो कर रहे हैं कि नहीं। मतलब जैसे एक स्टूडेंट का ड्यूटी है पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करना, टेस्ट देना, ये कर रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं। ना कि रील्स देख रहा है, ये सब चीज़ को बोलते हैं लॉ। तो इसमें ये लॉ भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद दिस फ्लैग वुड रिप्रेजेंट इंडिया एज फ्री नेशन एंड वाज ऑफिशियली होस्टेड इन ऑन 15 अगस्त 1947। ये क्या फ्लैग दिखाता था, ये फ्लैग दिखाता था कि इंडिया एक फ्री नेशन है, और इसे कब होस्ट किया गया, 1947 में, ठीक। फिर नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग भी ऐड किया गया। नेशनल एंथम क्या है, On 24 January 1950, two important cultural symbols were officially adopted। तो दो important cultural symbols को अडॉप्ट किया गया। क्या बेसिकली क्या क्या, एक नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। तो नेशनल एंथम जनगण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है। दिस बिकम सिंबल ऑफ यूनिटी। ये क्या था, ये एक यूनिटी का सिंबल था। अगर आप जनगण मन गाएंगे, जनगण मन में आपने सुना होगा कि इसमें सारे जो एरिया है वो सारा कुछ हम लोग को मिल जाता है। तो इसीलिए ये यूनिटी का सिंबल है। मतलब आप एक बार सुनेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये यूनिटी का बात क्यों किया गया है। और प्राइड क्या है कि हम लोग इस ये जनगण मन का गर्व है कि हम लोग यूनिटी है, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है ये, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही चुना था। ऑन द सेम डे 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को जब लास्ट सेशन था, तब क्या होता है, द असेंबली ऑल्सो इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इंडिया। तो ये क्या किया असेंबली ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला ये चुना, क्या चुना, प्रेसिडेंट चुना। ही बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वंस द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। वे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन गए, कब से, 26 जनवरी से। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड उसी को बोला जाता है, प्रेसिडेंट को ही, सबसे बड़ा जो सिटीजन होता है। तो कितना टाइम लगा, 2 years 11 months एंड 18 days, लगभग लगभग 3 साल लग गए। 11 सेशंस वेर हेल्ड। सेशंस क्या होता है, सेशंस मतलब ग्रुप ऑफ डेज होता है जिसमें लोग मीटिंग करते हैं। लोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स मीटिंग करते थे। 11 सेशंस ऐसे बैठाए गए थे जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड ओवर 114 days। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, बेसिकली जब उन लोग पेश किया तो इसे कितने दिन में डिस्कस किया गया, 114 दिन तक डिस्कस किया गया। 114 दिन बाद ये जाके फाइनलाइज हो पाया, ठीक है। असेंबलीज इसके बीच में ऐसा नहीं सोचेगा कि लगातार 114 दिन हुआ है, बीच बीच में गैप भी है, हाँ। तो असेंबली मेंबर्स डीपली स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओवर 60 कंट्रीज़। तो 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ का एनालाइज करके सारा का हम लोग का इंडिया का जो डाइवर्स कल्चर है वो सबको एनालाइज करके जो इसमें फिट बैठ रहा है उस सबको डाला गया है, ठीक है। बिफोर फाइनलाइजिंग द इंडियाज ऑन चार्टर। इसे बनाने में कितना खर्चा हुआ, 64 लाख खर्चा हुआ। तो फाइनल सेशन अब क्या है, इंडिया ये हिस्टोरिक क्लोजर, ये फाइनल सेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले का फाइनल सेशन है। द असेंबली हेल्ड हिट्स फाइनल सेशन ऑन 24 जनवरी 1950। लास्ट जो सेशन हुआ था 24 जनवरी को हुआ था। इसके बाद क्या होता है, 26 जनवरी में क्या होता है, 1950 में रिपब्लिक डे आता है। इसके बाद आएगा पार्लियामेंट बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ख़त्म, पार्लियामेंट का जैसा वो काम करेगा। तो it transitioned into the provisional parliament of India and functioned in that role from 26 January 1950 until the first general election 1951। तो ये क्या बोल रहा है, तो 26 जनवरी के बाद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो प्रोविजनल पार्लियामेंट के जैसा काम करती है। क्यों, क्योंकि उसके बाद से इलेक्शन होना था, तो इसलिए इलेक्शन से पहले तक ये पूरा ऐसे ही काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही पार्लियामेंट का काम करती है, सारा लेजिस्लेटिव वाला काम करती है, सब कुछ काम करती है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ज्वाइन कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम अडॉप्ट किए, प्रेसिडेंट इलेक्ट किए, फिर फाइनल सेशन बना, फिर ये पार्लियामेंट जैसा काम किया, ठीक है। आगे देख रहे हैं कमिटीज़ है, कुछ कुछ कमिटीज़ जो बनाए गए। अब कमिटीज़ क्या होता है, कमिटीज़ होता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो बस वही 299 मेंबर्स है, लेकिन अगर वो हर और जो इंडिया है वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इंडिया में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं।
तो अगर ऐसा अगर किया जाए कि सभी जो 299 मेंबर्स है सारे प्रॉब्लम्स के लिए डिसीजन 299 मेंबर्स लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिले होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक ऐसा ये मान लीजिए कि ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 299 मेंबर्स है, 299 मेंबर्स हैं, ऐसे 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 मेंबर्स हैं ये। हाँ, ऐसे रुकिए मैं मेंबर्स बना लेता हूँ। तो इसमें क्या कर दिया जाएगा, काम को बांट दिया जाएगा। आप बोलेगा इस फील्ड में से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होगा आप देखिएगा, जैसे कि हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ भी होगा, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी होगा आप देखिएगा, स्कूल से रिलेटेड कुछ भी होगा आप देखिएगा, पैसे से रिलेटेड कुछ भी होगा आप देखिएगा, डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी होगा आप देखिएगा। तो क्या कर देता है, ग्रुप ऑफ पीपल बना देता है। ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब 15 आदमी 20 आदमी का ग्रुप बना देगा और बोलेगा कि आप खुद ही डिस्कस कर लीजिएगा और उसके बाद आप डिसीजन दे दीजिएगा, हम लोग सहमत हैं, मतलब पूरा बॉडी सहमत रहेगा। बोला ठीक है, तो ऐसे करके ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। ऐसा भी एक ग्रुप हो सकता है एक ग्रुप का आदमी दो दो गो कमेटी में हो, ऐसा भी हो सकता है 3 गो में भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे करके कमिटीज़ बनाए जाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या कमिटीज़ था, क्या क्या कमिटीज़ था, चलिए देखते हैं। दो टाइप के कमिटीज़ थे, एक मेजर कमिटीज़ एक माइनर कमिटीज़। मेजर कमिटीज़ 8 थे, माइनर कमिटीज़ बहुत सारे थे। तो मेजर कमिटीज़ में क्या क्या था, यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी में क्या था, ये पावर को डिसाइड करता था, यूनियन के पास कौन सा पावर होगा। जो हम लोग यूनियन लिस्ट पढ़ते हैं ना, तो यूनियन के पास कौन कौन सा लिस्ट मतलब पावर में कौन कौन सा पावर होगा वो सब चीज़ देखता था। जैसे रेलवे, रेलवे बोलेगा हम रखेंगे, यूनियन बोलेगा हम रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या, और किसका किसका पावर, पीएम का क्या पावर होगा, प्रेसिडेंट का क्या क्या पावर होगा, प्रेसिडेंट का कितना क्षमा वाला पावर होगा, वो सब चीज़ कौन डिसाइड करेगा, यूनियन पावर कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी क्या करेगा, ये बताया कि एक लोकसभा होना चाहिए, एक राज्यसभा होना चाहिए, और ऐसे करके जो आगे का काम होगा वो ऐसे होगा। ये स्ट्रक्चर दिखाता है, स्ट्रक्चर बनवाता है कि बाईकैमरलिज्म होगा कि डायआर्की होगा, ये सब चीज़ बताता है। बाईकैमरलिज्म और डायआर्की के बारे में आपको पता करना है तो आप मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू था, यूनियन पावर कमेटी का भी जवाहरलाल नेहरू था। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का मतलब क्या, जो स्टेट पे होगा, स्टेट पे कैसा स्ट्रक्चर होगा वो सब चीज़ पे भी देखेगा। स्टेट पे क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका चेयरमैन था। डील्ड विद द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कितना ऑटोनॉमी देना है उन लोग को, गवर्नेंस कैसे होगा, इस सब चीज़ के बारे में कौन देखता, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करता है, B.R. अम्बेडकर थे इसका, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी था, मोस्ट वाइटल कमेटी, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द एक्चुअल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ड्राफ्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी कमेटी के पास था, इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एरियाज और एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए एक एडवाइजरी कमेटी था, मतलब एक हेड कमेटी था, एक अम्ब्रेला कमेटी था। किसका किसका, फंडामेंटल, माइनॉरिटीज और एक्सक्लूडेड ट्राइबल, ये सब का भी अलग अलग सब कमेटी होगा। तो इसका हेड कौन था, हेड एडवाइजरी कमेटी का सरदार पटेल। ओवरसॉ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, किसको प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं, मतलब इस कमेटी में सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ को देखता था, ठीक है, मतलब वेरीफाई करता था। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ट्राइबल एरियाज, दिस कमिटीज हैड 5 सब कमिटीज, इसका 5 सब कमिटीज था जो बनाता था रूल्स। तो फंडामेंटल एंड राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सब कमिटीज, ये भी कृपलानी इसके हेड थे। माइनॉरिटी कमिटीज, माइनॉरिटीज़ के लिए बनाए थे H.C. मुखर्जी थे। नेफा, नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियल आसाम, और आसाम ट्राइबल एरियाज सब कमिटी, गोपीनाथ बोरदोलोई, जो वहाँ के ट्राइबल एरियाज है, कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट के, आसाम के। तो उसके लिए कौन ये करेगा, बेसिकली ये क्या बताता है कि ये जो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स देना है कि नहीं, मतलब और कितना ऑटोनॉमी देना है, और सेंटर से कितना उसको मतलब अलग करके रखना है, वो सब चीज़ के बारे में बताता है। मतलब सेंटर उतना कितना छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो सब चीज़ बताता है। एक्सक्लूडेड एरियाज, अब असम वाला हो गया, कुछ नॉन असम वाले पार्ट हो गए, उसके लिए भी कुछ कमिटीज़ बनाए गए, जिसके लिए A.B. ठक्कर। ये ऐसा दो अलग अलग क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि डाइवर्स कल्चर है, तो इसीलिए उस टाइम पे बनाया गया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियल प्रोविंस ट्राइबल एरियाज, ये कहाँ, ये जो ये अभी ये ख़त्म हो गया, ये चला नहीं पाया, क्यों, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंडर चला गया, तो ये बाद में ख़त्म हो गया। चेयरमैन नेम नॉट रिकॉर्ड, इसका चेयरमैन का नाम भी नहीं पता हम लोग को, इसीलिए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ये क्या है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी हम लोग का प्रोसेस, जो वोटिंग सिस्टम होगा, वोटिंग सिस्टम वो वाला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वोटिंग सिस्टम कैसा होगा, फिर फर्स्ट सीटिंग, सेकेंड सीटिंग, थर्ड सीटिंग, ये सब करके जो हम लोग बिल पास करते हैं, बिल कैसे पास होगा, फिर वीटो पावर क्या होगा, वो सब चीज़ के बारे में कौन देखेगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजरल कमेटी, कैसे कैसे प्रोसीजर को फॉलो करना है,
ठीक है। इसका चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टेड प्रोसीजरल रूल्स फॉर असेंबलीज वर्किंग, असेंबली के वर्किंग के लिए ये बनाया गया था। स्टेट्स कमेटी क्या था? स्टेट्स कमेटी प्रिंसिपली स्टेट्स जो था उन लोग को मनाने के लिए कि आप हमारे साथ आ जाओ, इसके लिए नेगोशिएशन विद प्रिंसिपली स्टेट। चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी क्या करता था? जो जितना सारा कमेटी था वो सब अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, सबको एक दूसरे से मिला के रखना है। मतलब ऐसा ना हो कि ये कुछ ऐसा कानून बना दे, ऐसा रूल्स बना दे जो इसके अगेंस्ट हो जाए दूसरा कमेटी के, तो उस चीज़ को बचने के लिए। स्टीयरिंग का मतलब ही क्या होता है? गाड़ी का स्टीयरिंग कर रहा है, सबको ले जा रहा है, सबको साथ में लेके जाएगा। कोऑर्डिनेटेड द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द असेंबली, असेंबली का सारा फंक्शंस अच्छे से हो, इसके लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाया गया था। अब कुछ कुछ माइनर कमिटीज़ देख लेते हैं। ये छोटे छोटे कमेटी हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी क्या करता है? अब जो 299 मेंबर्स है, 299 मेंबर्स का तो सेक्रेटरी भी होगा, फिर असिस्टेंट्स होगा, फिर उन लोगों को पैसा भी देना होगा, बिना पैसे तो रहेगा नहीं। तो ये सब चीज़ है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसको कितना पैसा देना है, खर्चा होता है, ये सब चीज़ भी कौन देखेगा? फाइनेंस स्टाफ कमेटी। किसको कितना देना है, क्या नहीं देना है, वो चीज़। क्रेडेंशियल कमेटी क्या? जो अभी 299 का इलेक्शन हुआ है, इससे ज़्यादा ही हुआ है, मतलब 296 का इलेक्शन हुआ है, तो इसमें से क्या बोल रहा है? 296 का इलेक्शन हुआ है ना, तो इसमें से कौन सही है और कौन गलत है, मतलब क्या इलेक्शन वैलिड है कि नहीं, वो जो जीत के आया है वो सही है कि नहीं, वो सब चीज़ के बारे में जांच करेगा कौन? क्रीडेंशियल कमेटी। आपको इसका अगर मीनिंग याद होगा तो आपको पता होगा कि मैं मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ। हाउस कमेटी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो कहाँ था? वो था यहाँ पे दिल्ली में। तो वहाँ पे आएगा सब, पूरा इंडिया से लोग आएगा, तो रहेगा कहाँ? उसके लिए हाउसिंग लॉज का व्यवस्था करेगा, खाने का व्यवस्था करेगा हाउस कमेटी। वल्लभ भाई पट्टभी सीतारामैया इसके ये थे चेयरमैन। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी मतलब रूटीन बनाता था, डेली रूटीन मतलब आज क्या चीज़ डिस्कस होगा, कल क्या चीज़ डिस्कस होगा, आज सुबह क्या चीज़ डिस्कस होगा, उसके बाद दोपहर में क्या चीज़ डिस्कस होगा, उसके बाद शाम में क्या चीज़ डिस्कस होगा, ये सब चीज़ के बारे में बात होता था। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी ये प्लान बना के रखता था कि ये रूटीन है, आज आपको ये चीज़ डिस्कस करना है। ठीक है। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग इसी ने बनवाया है, ये नेशनल फ्लैग के लिए बनाया गया था, ट्री कलर बनाया। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ द असेंबली बेसिकली ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया इसके बाद और पहले में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आए, इसको ये ठीक करने के लिए मतलब अच्छे से काम हो पाए, इसीलिए ये बनाया गया था। एडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा, इसके लिए एक कमेटी बनाया गया। इसका कौन था? वराधाचारी, नॉट ए मेंबर ऑफ असेंबली का मेंबर नहीं था। कमिटी ऑफ ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस का मतलब क्या? अभी के टाइम पे यूनियन टेरिटरी, मतलब यहाँ पे सेंटर का रोल चलता है, सेंटर का रूल चलता है और यहाँ पे कोई भी ऑटोनॉमी नहीं रहता है। तो इसके लिए इसमें कैसा रूल चलेगा, इसके लिए पट्टभी सीतारामैया को बनाया गया चेयरमैन, ये देखेगा। एक्सपर्ट कमेटी ऑन यूनियन फाइनेंस प्रोविंस का मतलब क्या? यूनियन में जो फाइनेंस है, कहाँ कहाँ से टैक्स, ये बेसिकली टैक्स के लिए, टैक्स किससे कौन लेगा, किसका टैक्स यूनियन लेगा, कौन सा टैक्स को यूनियन में रखना है। जैसे इनकम टैक्स यूनियन लेगा, जीएसटी हम लोग ऐसा यूनियन लेता है, तो वैसे ही लिक्विड वाला टैक्स, पेट्रोलियम टैक्स कौन लेगा? स्टेट लेगा। ये सब चीज़ के बारे में देखता था। इसके साथ साथ और क्या, ये टैक्स का कितना पैसा उन लोग को देगा, मतलब जैसे अभी 42% है ना, तो वैसे ये देखा जाता था कि कितना परसेंट देगा, वो सब चीज़ के बारे में ये चीज़ बताता था। ठीक है। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, लिंग्विस्टिक ये भाषा से रिलेटेड कमेटी है। स्पेशल कमेटी टू रिव्यू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आएगा तो उसको रिव्यू करने के लिए भी एक कमेटी बनाया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू थे इसमें। प्रेस गैलरी कमेटी, प्रेस को कितना फ्रीडम देना है, कितना उन लोग ज़्यादा आज़ादी मिलेगा, तो इसके लिए एक प्रेस कमेटी बनाया गया। उषा नाथ सेन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप के लिए एक कमेटी बनाया गया, जिसका कौन था? चेयरमैन एस वराधाचारी था चेयरमैन। ठीक है। स्पेशल नोट्स क्या बोला जा रहा है? जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और बलूचिस्तान है, उसके लिए भी एक कमेटी बनाया गया था, लेकिन ये कभी भी काम पे आया नहीं। क्यों? क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान बन गया तो क्या हुआ? तो पाकिस्तान बन गया तो वो उधर चला गया, तो इसका असेंबली, इसका जो कमेटी है उसका कुछ काम नहीं है। एज ए रिजल्ट द ट्राइबल कमेटी अंडर द असेंबली नेवर बिकेम फंक्शनल, तो ये जो ये एक ट्राइबल कमेटी था, ये कभी फंक्शनल हो ही नहीं पाया। तो इसके साथ इसका मेंबर कौन कौन था इस कमेटी का? ट्राइबल कमेटी का मेंबर्स खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल सम्माद खान, मेहर चंद्र खान वेर नेम, ये सब नाम है उस कमेटी के मेंबर के, लेकिन इसका चेयरपर्सन का नाम अभी भी हम लोग को नहीं पता नहीं कौन है, लिखा ही नहीं है। समेरी 8 मेजर कमेटी, 13 माइनर कमेटी, चेयर्ड बाय टोटल टॉप लीडर्स अंबेडकर, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मुखर्जी, मुंशी, कृपलानी, ये सब थे। फिर क्या था? मल्टीपल सब कमिटीज़ भी थे ताकि सबका रिप्रेजेंट किया जा सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी को देख लेते हैं।
कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का कोर है यही, इसी ने ही पूरा बना के दिया है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन। On 29 August 1947, the Constituent Assembly officially constituted the drafting committee, giving it the most crucial responsibility। हम लोग आज़ाद कब हुए थे? 15 अगस्त में। जस्ट 14 दिन बाद ही हम लोग ने ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार कर दिया और कह दिया कि जाइए आप लोग एकदम अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जिसमें जो सब कुछ रहेगा, जिसमें वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो रहेगा, सारा कमिटीज़ का जो रिपोर्ट है वो रहेगा, सब कुछ रहेगा। दिस कमेटी वुड टेक ऑल द इनपुट्स आइडियाज एंड डिबेट्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू ए लीगल फाइनल डॉक्यूमेंट, एक फाइनल डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट बना के भेजेगा। हु वेर द मेंबर्स? तो इसका 7 मेंबर्स था। B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे, N. गोपालास्वामी अय्यर थे, अल्ला कृष्ण स्वामी अय्यर थे, K.M. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N. माधव राव थे। ये किसको रिप्लेस किए? B.L. मित्तर को। क्यों? क्योंकि ये इनका हेल्थ कंडीशन ख़राब हो गया था, इसीलिए एन माधव राव आए। फिर टी कृष्णमाचारी आए। क्यों आए? क्योंकि ये डी पी खेतन जो थे इसके पहले मेंबर, ये डेथ हो गया इनका। तो ठीक है, ये काम कैसे किया? आफ्टर रिव्यूइंग प्रोपोजल्स फ्रॉम ऑल मेजर एंड माइनर कमिटीज, सारे मेजर और माइनर कमिटीज़ का जो प्रोपोजल है, जो आया उन लोगों का रिपोर्ट्स, उन लोगों को रिव्यू किया, उसके बाद एनालाइज करके इन लोगों ने रिपोर्ट तैयार किया। दिस टीम ड्राफ्टेड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन लोगों ने पहला वर्जन निकाला कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे क्या किया गया? भेजा गया पूरा इंडिया में, मतलब पूरा इंडिया में बोला कि रिव्यू कर लिए। पब्लिश इन द फरवरी 1948 में ये पब्लिश कर दिया गया कि पब्लिक के लिए, पब्लिक डिस्कशन के लिए कि बताइए, सबको बांटा गया, ऐसा करके पर्ची बांट रहा है, देखिए ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको अगर कुछ गलत लग रहा है या फिर कुछ अमेंडमेंट है आप बताइए, हम लोग कर देंगे। तो वही है, सिटीजन्स आर गिवन 8 फुल मंथ्स, 8 महीने दिए इन लोग को रिव्यू करने के लिए, ताकि ऐसा ना लगे कि आप लोगों ने टाइम ही नहीं दिया। नहीं, 8 महीने टाइम दिए कि सजेशन दो, कमेंट्स करो, क्या ख़राब है, क्या सही है, क्या चेंजेस करना है। बेस्ड ऑन दिस फीडबैक द कमिटी वर्कड अगेन एंड प्रोड्यूस द सेकेंड ड्राफ्ट। और ये जो फीडबैक मिला इससे इन लोगों ने फिर सेकेंड ड्राफ्ट बनाया। फर्स्ट ड्राफ्ट तो रिव्यू हो गया, सेकेंड ड्राफ्ट बना। सेकेंड ड्राफ्ट को अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं, मतलब पार्लियामेंट नहीं बना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये किया गया, दिखाया गया। ये इन टोटल द कमिटी सेट फॉर 141 डेज, 141 दिन लगा था इन लोग को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। एंड इम्प्रेसिवली टुक लेस देन 6 मंथ्स, इससे अगर देखा जाए तो 6 महीने से भी कम लगा है। टू सेव द फाइनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो फाइनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इन्हें 6 महीने से भी कम लगा है। तो समेरी चेकलिस्ट 29 अगस्त को एक ग्रुप बनाया गया, 7 मेंबर था। फिर B.R. अम्बेडकर हेड थे। ये पहला पब्लिश किया गया फरवरी 1948, सेकंड पब्लिश किया गया 19 अक्टूबर 1948। कितना टाइम लगा? 141 दिन। 141 दिन मतलब 6 मंथ से भी कम। 8 मंथ रिव्यू करने का टाइम दिया पब्लिक को। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? द ड्राफ्टिंग कमिटी डिडंट जस्ट कॉपी और असेंबल टेक्स्ट। ये ऐसा नहीं है कि बस एक टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट किया है, ऐसा नहीं है। इट इंटीग्रेटेड आइडियाज फ्रॉम 60+ वर्ल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंटीग्रेट किया हुआ क्या? 60+ कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन को एनालिसिस करके ऐड किया गया है। हार्मोनाइज राइट्स हार्मोनाइज है, मतलब ऐसा राइट्स नहीं दिया गया है जिससे कोई ऊपर नीचे हो, सबको बराबर रखने का बात किया गया है। ड्यूटीज़ भी ऐसे ही, फेडरलिज्म दिया गया है एंड यूनिटी भी दिया गया है। टर्न्ड डाइवर्स कमिटीज इनपुट्स इनटू वन कोहेसिव लॉन्ग लीगल डॉक्यूमेंट। इतना बड़ा कल्चर, इतना वरना टर्न डाइवर्स कमिटी इनपुट्स, इतने सारे जो कमिटी थे इन लोग का अलग अलग सब कुछ था, मतलब रिपोर्ट्स था, उसको एक ही जगह कोहेसिव मतलब क्लियर लीगल डॉक्यूमेंट बना के रेडी किया। ब्राउट अम्बेडकर्स विजन, लॉजिक एंड क्लियरिटी टू एवरी क्लॉज। इसमें क्या था? अम्बेडकर का विजन भी था, लॉजिक भी था, क्लैरिटी भी था, हर एक क्लॉज में ये सब चीज़ मिला हुआ था। ठीक है, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इनैक्टमेंट कैसे होता है? तो ऐसा नहीं है पहली बार में ही हो गया, देख लेते हैं। फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस। फाइनल ड्राफ्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया? 4 नवंबर 1948 में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द लॉ मिनिस्टर चेयर्ड ऑन ड्राफ्टिंग कमेटी, ये लेके आ गए। अब ये क्या करते हैं? ये करते हैं स्टेज बाय स्टेज डिस्कशन। स्टेज बाय स्टेज डिस्कशन का मतलब क्या? फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा? बस आर्टिकल 1 ये है, आर्टिकल 2 ये है, आर्टिकल 3 ये है, आर्टिकल 4 ऐसे करके बताया जाएगा। जिसमें क्या होगा? जैसे कि बोल देगा मुझे आर्टिकल 14 इक्वलिटी है। अब इसमें क्या होगा? सब आके बोलेंगे कि नहीं, ये अब क्या करते हैं, इक्वलिटी दे रहे हैं। जो अब जो गरीब है, अब जो ये वाले हैं वोमेन हैं, उन लोगों के पास तो ज़्यादा पावर नहीं है, तब इक्वलिटी करेंगे तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, किसी को बढ़ाना ऊपर नीचे तो करना होगा, ऐसे ही बात होगा। तो बोलेगा आप रुकिए, सेकेंड रीडिंग का वेट कीजिए। तो जनरल डिस्कशन हुआ 4 से 9 नवंबर तक। फर्स्ट रीडिंग था। जनरल डिस्कशन मतलब नॉर्मल डिस्कशन हुआ। ए ब्रॉड डिबेट ऑन विजन, डायरेक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा इसका ये होगा, मतलब विजन होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, इस चीज़ के बारे में बताया। तो मेंबर्स ने इस पर बहुत ज़्यादा इनिशियल व्यू दिखाया। इनिशियल व्यू खराब ही होता है। क्रिटिक किया, मतलब क्या? निंदा किया।
लाइन बाय लाइन डिस्कशन नहीं हुआ था, फिर इसीलिए फिर क्लॉज बाय क्लॉज स्क्रूटनी हुआ, तब सब चुप हो जाता है। क्लॉज बाय क्लॉज जब स्क्रूटनी होता है, बिगेन ऑन, एक हफ्ता बाद ही हुआ था, 4 से 9 नवंबर तक डिस्कशन हुआ, फिर 15 नवंबर को 6 दिन बाद ही जस्ट क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन स्टार्ट हुआ। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन कितना कितना दिन चला, 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949, लगभग 1 साल या फिर 11 महीने तक चला। एवरी सिंगल आर्टिकल एंड क्लॉज वार कंसिडर्ड इन डिटेल। तो इतना एक एक कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम डिटेल में बताया गया। 7,653 अमेंडमेंट्स वेर प्रोपोज इन टोटल। इतना सारा अमेंडमेंट्स को, मतलब जितना सारा मेंबर है ना, 299 मेंबर्स, उन लोगों ने बोला कि इतना इस चीज़ को अमेंड करना चाहिए। मतलब सबको ही कुछ ना कुछ दिए जा रहा है, सब तो ऐसे पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी दे ही रहे। इसमें से 2473 को अमेंड किया गया, बाकी सबको क्यों नहीं किया गया? हो सकता है वो रिपीटेटिव थे, हो सकता है वो रिलेवेंट थे, हो सकता है ये जो 2473 को अमेंड कर रहे थे उसी में इसका भी हल हो चुका है, और कुछ कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा कि ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दिस स्टेज सेव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू ए फाइन ट्यून लीगल डॉक्यूमेंट। इससे ये जब अमेंडमेंट हुआ ना, तो एकदम मतलब पूरा पॉलिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। पॉलिश्ड पूरा एकदम, पूरा जिसमें भी गलत उलत था सब निकल गया। ठीक है, सबका ओपिनियन मिल चुका था। फाइनल अप्रूवल में क्या होता है? थर्ड रीडिंग में फाइनल अप्रूवल ही होता है, इसमें बस पास किया जाता है और कुछ नहीं। ऑन 14 नवंबर 1949 अम्बेडकर मूव्ड ए रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन पास किया, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी अडॉप्टेड, कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनाया है हम लोगों ने, उसे अब अडॉप्ट किया जाए, मतलब अपनाया जाए। आफ्टर दिस कंडक्टिंग स्पीच द असेंबली अप्रूव द इंटायर डॉक्यूमेंट। असेंबली ने पूरा ये जो स्पीच दिया कि रेजोल्यूशन को पास किया जाए, इसके बाद डॉक्यूमेंट को इसे असेंबली ने अप्रूव किया। ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली पास्ड। तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऑफिशियली पास किया गया, लेकिन इनैक्ट अभी भी नहीं होता है। 284 मेंबर्स ने साइन किया, 299 में से 284 मेंबर्स ने साइन किया, इतने लोग ही प्रेजेंट थे। तो वेर प्रेजेंट ऑन दैट डे दैट ईच साइंड द डॉक्यूमेंट्स। किसी को भी ये चीज़ बुरा नहीं लगा, क्यों? क्योंकि इसमें सबका मत रखा गया था, सबका मत, तो इसलिए किसी को भी ये बुरा नहीं लगा। दिस डेट 26 नवंबर 1949 इज कमेमोरेटेड इन प्रिम्बल एज द डे ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इनेक्टेड एंड गिव टू देमसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दिन जो 26 नवंबर 1949 है, इसे हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोगों ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को हवाले कर दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जैसा रूल है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ओके, अब क्या है, व्हाट डिड द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन? फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? तो एट द टाइम ऑफ द अडॉप्शन इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूडेड, जब हम लोग अडॉप्ट किया तब उसमें क्या क्या था? प्रिम्बल था, 395 आर्टिकल्स था, 8 शेड्यूल था। प्रिम्बल को लास्ट में ऐड किया गया है। द प्रिम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द मेन टेक्स्ट वाज पास्ड। पहले कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद प्रिम्बल। क्यों? क्योंकि जो पहले ये पढ़ेगा तब जाके जब प्रिम्बल पढ़ेगा तब उसको समझ आएगा कि हाँ, प्रिम्बल ये निचोड़ है, मतलब ये प्रिम्बल में सारा कुछ ऐड किया गया है। ठीक है, अम्बेडकर लेगेसी। अम्बेडकर को क्यों याद रखना चाहिए? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लीडिंग द प्रोसेस, ये ही सबसे हेड थे, हेड कर रहे थे प्रोसेस को। इज क्रेडिटेड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। हिज क्लियर रीजनिंग, पावरफुल लॉजिक एंड रिलेंटलेस एफर्ट्स अर्न हिम नेशन वाइड रेस्पेक्ट। तो बेसिकली ये जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसका क्लियर विजन, लॉजिक इतना अच्छा था, इसके कारण पूरा नेशन वाइड इसको रेस्पेक्ट किया जाता है। आज भी इनको रेस्पेक्ट किया जाता है कि इन लोगों ने हम लोग के लिए इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ही लेड विथ ब्रिलियंस बोथ इन कमिटी एंड ड्यूरिंग द फ्लोर डिस्कशन। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो कमेटी में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए, कमेटी मतलब बनाने में, और फ्लोर डिस्कशन में भी। एक एक आदमी का बात को जो बोल रहा है कि प्रपोज करो, इसको अमेंड करो, उसके बाद उसको उस हिसाब से अमेंड करना, फिर बताना कि देखो इस आर्टिकल का मीनिंग ये होता है, इस आर्टिकल का मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये नहीं होता है। तो ये सब चीज़ में अच्छे थे, अच्छे से सबको समझाया भी था, अच्छे से इन्होंने कमेटी में रोल भी प्ले किया था। मतलब कमेटी में इन्होंने अच्छे से डॉक्यूमेंट भी बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, और इसको डिस्कस भी किया। सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे। सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे ये कब से मनाया जा रहा है? 19 नवंबर 2015 से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द 26 नवंबर विल बी सेलिब्रेटेड एनुअली। तो बोल रहे हैं कि 26 नवंबर को हम लोग आज से कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब क्या होता है? मतलब उस दिन हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, तो आज से हम लोग 26 नवंबर को भी हम लोग मनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे से। और संविधान हत्या दिवस किसे कब मनाया जाता है? 25 जून को। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। आप बताइएगा नहीं, ये क्यों मनाया जाता है 25 जून को? टू ऑनर अम्बेडकर एंड प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमॉन्ग सिटीजन्स। क्यों किया जाता है? ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले, ऑनर मिले अम्बेडकर को, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में प्रमोट किया जाए, उनके वैल्यूज़ को सिटीजन्स में। तो ठीक है,
डेट्स क्या क्या है? 4 नवंबर 1948 फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अम्बेडकर। 15 नवंबर को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, साइन हो गया। फिर 284 मेंबर्स प्रेजेंट और साइन फाइनल डॉक्यूमेंट। 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ओके, नाउ इन्फोर्समेंट क्या होता है? इन्फोर्समेंट 2 फेजेस में होता है। एक फेज होता है 26 नवंबर को ही हो जाता है कुछ कुछ चीज़, और कुछ होता है 26 जनवरी को। लेकिन ऐसा क्यों? बेसिकली ऐसा ये है कि तैयार तो इसी टाइम हो गया था, लेकिन जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो बोलती है कि हम लोगों ने 20 साल पहले, 20 ईयर्स बिफोर, 29 नवंबर, नहीं सॉरी 26, उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज आज़ाद घोषित कर देंगे खुद को। ऐसा उन लोगों ने कब कहा था? लाहौर सेशन में कहा था। तो लाहौर सेशन में ऐसा 1929 में कहा था। तो बोला था कि 1930 में हम लोग हो जाएंगे आज़ाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये बोल रहा है कि हम जो अपना लेगेसी है उसको कंटिन्यू रखने के लिए 26 जनवरी 1930 कहा था, लेकिन 26 जनवरी 1930 नहीं हुआ। 2 साल 20 साल बाद तो हो सकते हैं, लेकिन वो इसलिए वो उस डेट को अब बोल रहा है कि हम लोग वो अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें तो सब गुस्सा आ जाएगा। तो बोलेगा ठीक है ना, आपका ना मेरा, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आप 26 नवंबर को ही कर लीजिए, और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बेसिकली उतना नहीं है, 10% को जो प्रोसीजर चाहिए, मतलब रूल जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उसको वो 26 नवंबर को ही अडॉप्ट कर लिया, और कुछ कुछ चीज़ को 26 जनवरी को, मतलब 80% इसमें और 20% इसी दिन। ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो 2 फेज में किया गया। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 26 नवंबर, नॉट ऑल ऑफ दिस पार्ट्स कम इनटू फोर्स। तो ये अडॉप्ट किया गया था उसी दिन, लेकिन सारा इसका पार्ट्स फोर्स में नहीं आया था। क्या क्या आया था देख लेते। 2 पार्ट में आया था। पार्शियल इन्फोर्समेंट इन 26 नवंबर, पार्शियल इन्फोर्स किया गया था। सेलेक्टेड प्रोविजंस वेर इन्फोर्स इमीडिएटली, कुछ कुछ प्रोविजंस ही हम लोग इसको इन्फोर्स किए थे। स्पेशली दोज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, कुछ कुछ ऐसा चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ज़रूरी था, जैसे कि इलेक्शन का नियम, फिर और काफ़ी सारे जो नियम है वो सब चीज़ को इन लोगों ने पहले ही ऐड कर दिया था। आर्टिकल क्या क्या है? सिटीजनशिप, ओथ बाय प्रेसिडेंट, फिर सिटीजनशिप बोला उसी दिन लागू हो गया, फिर ओथ बाय प्रेसिडेंट उसी दिन लागू हो गया, फिर इलेक्शन भी हो गया, फिर डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन, जो वर्ड है उसका क्या क्या डेफिनेशन है, ये सब चीज़, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे झगड़ा हो सकता था वो सब चीज़ को उसी दिन ऐड किया गया। ट्रांजिशनल एंड टेम्प्रेरी प्रोविजंस जो बाद में चेंज हो जाएंगे उसको भी उसी दिन ऐड किया गया। 393 शॉर्ट टाइटल वाला जो है उसको भी ऐड किया गया। ठीक है, तो ये देखिए साइन है, साइन दे रहा है 26 जनवरी को होगा। दिस पार्ट्स अलाउड द इलेक्शन मशीनरी प्रोविजनल गवर्नेंस। ये पार्ट्स क्या किए कि जो मशीनरी है वो अच्छे से काम कर पाए। मशीनरी का मतलब क्या बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर पाए। प्रोविजनल गवर्नेंस मतलब अभी जो इलेक्शन के बाद अच्छा गवर्नमेंट, रियल वाला गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, वो सब होगा, लेकिन गवर्नेंस तो भी तो करना है। उसके लिए ये जो जो चीज़ काम है वो चीज़ लागू किया गया। लीगल ट्रांजिशंस टू बिगनिंग फंक्शनिंग राइट वे। तो ये क्या बोल रहा है? लीगल ट्रांजेक्शन मतलब लीगल कर दिया कि अब ये चीज़ को लीगल कर दिया कि ये इन्फोर्स कर दिया, अब इस हिसाब से काम होगा। ठीक है, कंप्लीट इन्फोर्समेंट कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। द रिमेनिंग एंड द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। जो रिमेनिंग पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, वो कब इस्टेब्लिश किया गया, इन्फोर्स किया गया? 26 जनवरी को, ऑफिशियली मार्किंग एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट। इसीलिए हम लोग इसे डेट ऑफ कमेंसमेंट भी कहते हैं, रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ठीक है, दिस डेट इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे कमेमोरेटिंग इंडियाज फुल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए सोवरेन रिपब्लिक। ये इस दिन हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग फुल रिपब्लिक हो चुके हैं, सोवरेन रिपब्लिक, मतलब कोई अब हमारे सर पे नहीं है। वाई वाज 26 जनवरी वाज चोजन? द सेलेक्शन ऑफ 26 जनवरी वाज नॉट रैंडम, इट वाज ए डीपली सिम्बॉलिक। ये बहुत ज़्यादा अंदर से सिम्बॉलिक था। क्या था? ऑन दिस डे इन 1930 द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज। ये इन्होंने कहा था 26 जनवरी 1930 को हम लोग को पूर्ण स्वराज मिल जाएगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एट लाहौर सेशन, लेकिन मिला नहीं। तो बोला 20 साल बाद ही सही। बाय ब्रिंगिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू फोर्स ऑन सेम डेट द नेशन पे ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम स्ट्रगल माइलस्टोन। बेसिकली जो दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स भी इसीलिए ये चीज़ को माना कि ये तो आप अपना पॉलिटिसाइज कर रहे हो। तो बोलते हैं नहीं, फ्रीडम स्ट्रगल भी थे इसमें कुछ, वो लोग भी ये चाहते थे कि पूर्ण स्वराज मिले, तो इसीलिए हम लोग उसको ट्रिब्यूट देंगे, तो इसीलिए जाके सब चुप हुआ। तो ठीक है, वाट गॉट रिपील्ड। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 जनवरी 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ, तो क्या चीज़ रहा, क्या चीज़ ख़त्म हुआ? सबसे पहले तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर ख़त्म हो गया मतलब ये नहीं ब्रिटिश फिर से आ गया, वो सब चीज़ नहीं, उसके साथ साथ और कुछ कुछ चीज़ था, वो सब चीज़ हट गया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी चीज़ जो था ये अपना ख़त्म हो गया। इसके अलावा इसके चीज़ पे अब कौन है, ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से कानून बनेगा। अलॉन्ग विद ऑल द लॉज अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग, इसके साथ साथ कुछ कुछ जो अमेंड हो रहे थे और जो सप्लीमेंट इसके एक्स्ट्रा लॉ थे वो सब भी हट गए, रिपील्ड। हाउएवर वन एक्सेप्शन रिमेंड, एक चीज़ रह गया। क्या चीज़ रह गया? द एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल। अब प्रीवी काउंसिल क्या होता है? प्रीवी काउंसिल का मतलब प्राइवेट काउंसिल। किसका प्राइवेट काउंसिल? ये प्राइवेट काउंसिल है एसओएस। एसओएस मैंने अच्छे से पढ़ाया है पिछले क्लास में, पिछले क्लास नहीं पिछले चैप्टर में। तो आप देख सकते हैं एसओएस क्या है। एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसका एक काउंसिल था, एक पूरा ये था काउंसिल था। बेसिकली क्या होता था, लोअर कोर्ट से कुछ भी अगर किसी कोई डिसीजन लिया है उससे वो खुश नहीं है, कोई आदमी लोअर कोर्ट्स में गया, उसको वो ऐसा डिसीजन दिया कि वो खुश नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, वो अपील कहाँ कर सकता है? एसओएस। एसओएस कहाँ था? ब्रिटेन में था। ब्रिटेन में जाके अपील कर सकता है और ये जाके डिसीजन देगा, ऐसा था। तो ये बोला कि नहीं, ये हट जाएगा। ये बेसिकली 1949 में ही हटा दिया गया था। तो ये बोल रहा है कि 26 जनवरी के बाद इसे वैसे ही रखा गया। मतलब अब हम लोग क्यों जाएंगे वहाँ पे ये करने? तो ये जो प्रीवी काउंसिल जो था, जुरिडिक्शन एक्ट, ये हटा दिया गया था 1949 में। तो इसे रहने दिया, ये रहने दिया। मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब अब ठीक है, अब उन लोगों के पास क्यों जाएंगे, हम लोग ही तो हैं, हम लोग सब अपने से करेंगे। ठीक है, ये रह गया। एबोलिशन था पहले से, तो अब एबोलिशी रहो तुम। समरी टेबल: 26 जनवरी 1949 को पार्सली इन्फोर्समेंट, 26 जनवरी 1950 को फुल इन्फोर्समेंट। फिर हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस लिंक टू द 1930 पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, ऐसा ये डिक्लेरेशन हुआ था 26 जनवरी 1930 को। एक्ट रिपील्ड, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिपील हो गया। फिर एक एक्ट रह गया, कौन सा? एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल। ये रहता तो फिर तो ख़राब ना होता, पॉजिटिव ही ना करना है। ठीक है। अब एक्सपर्ट कमेटी क्या है? एक्सपर्ट कमेटी है ये एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। एक्सपर्ट कमेटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन होने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कांग्रेस के जो मेंबर थे उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया। अब आप पहले से ही कुछ कुछ कमेटी बना लिया। जैसे कि उन लोगों में मान लीजिए कि कितना मेंबर है, मान लीजिए ना कि अभी 200 मेंबर है। हाँ, 200 मेंबर में उन लोगों ने खुद ने ही ये कमेटी बना दिया बहुत सारा। क्यों बनाया? उन लोगों ने सोचा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगा तो वो कैसे काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएगा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कैसे बनेगा, ये सब चीज़ को पहले ही इन लोग डिसाइड कर दे। इसीलिए ये चीज़ बनाया गया था कि अच्छे से इन लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने तो अच्छे से काम कर पाए। ठीक है। तो वाई वॉज दिस कमिटी फॉर्म्ड? वाइल द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर स्टिल गोइंग ऑन, जब इलेक्शन चल ही रहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तभी ये बन गया था। मिड 1946 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू गेट अहेड ऑफ द कर्व। ये थोड़ा आगे रहने के बारे में सोचा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब इलेक्शन लड़ रहा था तभी इन लोगों ने, कांग्रेस ने सोचा कि हम लोग कमेटी बना के रखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चलेगा, कैसे चलेगा, इसका प्रोसीजर कैसे होगा, वोटिंग कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस करके बना के रखते हैं। ऑन जुलाई 8 जुलाई 1946 द कांग्रेस सेट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। इसलिए इन लोगों ने क्या बनाया, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया, जिसमें क्या था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे उनको ऐड करके रखा, विद द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग बैकग्राउंड मटेरियल एंड पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये क्या करेगा, एक बैकग्राउंड तैयार करेगा कि ये जो पॉलिसी बनाएगा, गाइडलाइंस बनाएगा कि कैसे जो हम लोग का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कैसे काम करेगा, इसके लिए कुछ कुछ रूल्स बनाएगा, प्रोसीजर्स बनाएगा। द कमिटी हेल्प laid the ideological foundation of the constitution making journey even before the first official session began। इसने पहले ही फाउंडेशन बना के रख दिया था। कब? सेशन बिगिन होने से पहले, पहला सेशन स्टार्ट होने से पहले ही इसने अपना पूरा रेडी करके रख दिया था कि कैसे कैसे प्रोसीजर होना है, क्या करना है, ये सब चीज़। मेंबर्स ऑफ द कमेटी, अब इसमें कौन कौन सा मेंबर था एक्सपर्ट कमेटी में? द एक्सपर्ट कमेटी वर चेयर्ड बाय नन अदर देन द जवाहरलाल नेहरू। इसको चेयरमैन तो वही करेगा, जवाहरलाल नेहरू सबसे हेड था। द कमिटी इंक्लूडेड इंटेलेक्चुअल्स, जो दिमाग से काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन है, मतलब दिमाग काफ़ी ज़्यादा है। लीगल माइंड्स, फिर पॉलिसी थिंकर्स भी है। फिर और उस टाइम के पॉलिसी थिंकर्स जो पॉलिसी बना सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सब चीज़ को ऐड किया गया था। इसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, आसफ अली थे, के एम मुंशी थे, फिर गोपाल अयंगर थे, एन गोपाल अयंगर, के टी शाह, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथम, ये लोग एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर थे। ऑन नेहरूज रिकमेंडेशन कृष्णा कृपलानी वाज लेटर को-ऑप्टेड एज मेंबर एंड ऑल्सो अपॉइंटेड एज कन्वेनर। तो ये कृष्णा कृपलानी को बाद में ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया? नेहरू के रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे ये, तो इसलिए इन्हें ऐड किया गया। ठीक है। व्हेन एंड
वेयर दे डिड दे मीट, ये लोग कहाँ मिले थे, ये लोग ज़्यादा नहीं मिले थे इसीलिए इसको ऐड किया गया। ये लोग कहाँ मिले थे, दो जगह मिले थे, एक बार न्यू दिल्ली में, एक बार बॉम्बे में। न्यू दिल्ली में 2 दिन मिले थे, 20 से 22 तक 3 दिन हो गया, और यहाँ पे बॉम्बे में 3 दिन, 15 से 17 तक मिले थे। इसी में इन लोगों ने बना के रख दिया। दिस सेशंस वेर यूज टू ड्राफ्टिंग वर्किंग नोट्स, ड्राफ्ट वर्किंग नोट्स, कैसे काम करेगा उसका पूरा नोट्स बना के तैयार करते, कैसे काम करेगा। डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, प्रोसीजर कैसा होगा ये भी इन लोगों ने तैयार करके रख दिया। आउटलाइन कमिटी फॉर्मेशन, कमिटी कैसे बनाएगा, इन लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि अब जब बनेगा तो कमेटी बना देंगे, कमेटी लोग अपना 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 काम करेगा। तो कैसा किसको कमेटी बनाना है, कैसा किसको नहीं, मतलब कैसा कैसा कमेटी बनना है, उसमें क्या क्या चीज़ ऐड करना है, ये सब चीज़ के बारे में भी देखेगा। आउटलाइन कमेटी फॉर्मेशन भी देख लिया। फिर सेव द ड्राफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कैसा होगा इसके बारे में भी ड्राफ्ट बना दिया था। ठीक है। What did they do? उन लोगों ने क्या क्या किया? Members wrote detailed notes and held intense discussion on, इन लोगों ने एक डिटेल नोट्स बनाया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम होगा, और उसके ऊपर पूरा इंटेंस डिस्कशन भी हुआ, पूरा अच्छे से डिस्कशन हुआ। कैसा कैसा ये डिटेल नोट्स था? हाउ द असेंबली शुड फंक्शन, कैसे काम करेगा इसका डिटेल था। विच कमेटी शुड बी फॉर्म्ड, कौन सा कमेटी क्या फॉर्म होना चाहिए, कौन कौन कैसा कमेटी बनना चाहिए, प्रोविंशियल कमेटी बनना चाहिए कि नहीं, ये सब चीज़। हाउ टू हैंडल प्रिंसिपली स्टेट्स, प्रिंसिपली स्टेट्स के लिए स्टेट कमेटी बनाया गया ना कि इससे नेगोशिएशन करना है, तो ये भी बनाया गया। पावर ऑफ प्रोविंसेस के लिए भी कमेटी बनाया गया, पावर ऑफ प्रोविंसेस एंड द यूनियन, इसके लिए भी एक कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, पावर के बारे में डिस्कस करेगा। अमेंडिंग पावर ऑफ द फ्यूचर कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडिंग पावर कितना ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा, 368, ये बाद में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में भी पहले ही इन लोगों ने एक्सपर्ट कमेटी में तैयार करके रख लिया था। काफ़ी दिमाग वाला है। ईयरली आइडियाज ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑटोनॉमी, पहले ही इन लोगों ने फंडामेंटल राइट्स कैसा होगा इस सब चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। ऑटोनॉमी कितना देना है इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। दे इवन प्रिपेयर्ड ए प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उन लोगों ने पहले ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ड्राफ्ट बना के रेडी कर लिया था। विच वुड लेटर बी इंट्रोड्यूस्ड बाय नेहरू, जो बाद में नेहरू जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिखाया, वही चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अब कुछ कुछ देखेंगे कि इसके बारे में कुछ कुछ क्रिटिक्स है, वो सब चीज़ के बारे में देखेंगे। हालांकि इसके पहले थोड़ा सा क्रिटिक्स जानने से पहले ग्रेनविले ऑस्टिन के बारे में जान लेते हैं, इन्होंने इसके बारे में क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फेमस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे ग्रेनविल ऑस्टिन, हैड दिस टू से अबाउट द कमिटी, ये कमिटी के बारे में क्या कहा, एक्सपर्ट कमिटी के बारे में। इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड ऑफ हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो एक्सपर्ट कमिटी ही है जिसके कारण ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, नहीं तो तैयार हो ही नहीं पाता। जो ये टू ऑन द रोड और टू प्रेजेंटेशन, मतलब प्रैक्टिकल बना पाया एक्सपर्ट कमिटी ही। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द कमिटी वर्कड विद इन द कैबिनेट मिशन स्कीम, उनके हिसाब से जो कमेटी है वो कैबिनेट मिशन स्कीम के साथ ही काम किया है। एंड लेड द फाउंडेशन प्रिंसिपल, उन्होंने पूरा फाउंडेशन प्रिंसिपल रखा, मतलब उस हिसाब से बाद में काम हुआ है ना, जो हम लोग कमेटी देख रहे हैं वो बाद में उसी के हिसाब से बना है। तो ये बोल रहे फाउंडेशन प्रिंसिपल तो इन्होंने ही दिया है। फ्रॉम फेडरल स्ट्रक्चर टू सोशल सेफगार्ड, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कैसा ऑटोनॉमी देना है, प्रोविंशियल में ये बताने से लेकर सोशल सेफगार्ड, माइनॉरिटीज़ को कितना प्रोटेक्शन देना है, ये सब चीज़ तक का बात किया था उन्होंने। ठीक है। अब कुछ कुछ क्रिटिसिज्म है इसके बारे में जान लेते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, क्या ये क्या परफेक्ट था, नहीं पूरा तो परफेक्ट नहीं था, लेकिन हाँ ठीक था, ठीक ठाक था। वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज हिस्टोरिक एंड मोनूमेंटल इन स्कोप, इट वाज नॉट विदाउट द क्रिटिक्स, ये मानते हैं कि ये मोनूमेंटल है, हिस्टोरिक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी खराब करने वाला चीज़ नहीं है, इसका भी निंदा काफ़ी अच्छा किया गया। सेवरल स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस, ऑब्जर्वर्स pointed out key flaws raising concerns on representation, legitimacy, diversity and efficiency। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं इसमें बहुत सारे फ्लॉज निकाले, क्रिटिक निकाले, मतलब नेगेटिव चीज़ निकाला। क्या क्या चीज़ का कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंडिया का फुल रिप्रेजेंटेशन है, लेजिटिमेसी जो है ये फुल लेजिटिमेसी है, मतलब पूरा लीगल एक तरीके से है। डाइवर्सिटी को सबको फॉलो करता है, सबको ऐड किया है। एफिशिएंसी ये फुल्ली 100% एफिशिएंट है, सबको रोल मतलब सबको अच्छे से यह करने के लिए। चलिए देखते हैं, लेट्स डाइव इनटू व्हाट दीज क्रिटिसिज्म वर, ये क्या कैसा कैसा क्रिटिसिज्म है इसके बारे में एकदम अच्छे से हम लोग जानते हैं, तैर के जानते हैं, डाइव तैर के। नॉट ए ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि जो ये इलेक्शन हुआ था ये एमएलए लोगों ने चुना था, हम लोगों ने एमएलए को चुना। प्रोविंशियल असेंबली हुआ, इसमें पीपल लोगों ने किसको चुना, एमएलए को चुना। एमएलए लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को चुना। तो क्या हो रहा है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो क्या इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो एक तरीके से तो हो रहा है, एक तरीके से नहीं भी हो रहा है। Critics argued the assembly lacked full democratic legitimacy because the members were not directly elected by the people। तो ये बोल रहा है कि डायरेक्ट इससे इलेक्ट होकर नहीं आए थे, और क्या
पीपल्स जो इलेक्ट किए थे प्रोविंशियल वाला, वो भी 14% लोग ही इलेक्ट किए थे। द इलेक्शन वेर इंडायरेक्ट कंडक्टेड थ्रू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट विया अडल्ट फ्रेंचाइजी। अडल्ट फ्रेंचाइजी भी तो नहीं था, जिसका 18+ है ऐसा करके ये करेगा वोट देगा, ऐसा भी तो नहीं था। जो पीपल थे ये भी तो सिर्फ 14% इंडियंस ही वोट दिए थे, सबको ही थोड़े दिया था, ये भी चीज़ था। तो ये कहाँ से हो रहा है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हो रहा है। नॉट ए सोवेरेन एट द स्टार्ट, ये सोवेरेन नहीं है। सोवेरेन का मतलब इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बोला जा रहा है स्टार्ट के टाइम में, सोवेरेन क्यों नहीं है? क्योंकि इसे बनाया तो पहली बात कैबिनेट मिशन के अंडर बनाया गया इस चीज़ से। और क्या, इस पे ब्रिटिश राज कर रहा है, सर पे ब्रिटिश था उस टाइम पे तो था ना। सेशन वेशन जो बुलाना पड़ता था, सेशन कौन बुलवाता था? ऐसे थोड़ी था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलेगा तो मुस्लिम लीग आ जाएगा, नहीं, वैल्यू नहीं देता था। तो कौन बुलाता था? हेड, पापा, उनके पापा कौन थे? ब्रिटिश। तो वो इनिशियली द असेंबली वाज नॉट इंटायरली ऑटोनोमस नहीं थे। इट वाज फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बना था। विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश प्रोपोजल, ये कहाँ से प्रोपोज हुआ है? ब्रिटिश प्रोपोजल से मतलब ओरिजिनेट हुआ है, नॉट फ्रॉम द विल ऑफ द इंडियन पीपल। इंडियन पीपल के लोगों का इच्छा से नहीं बना है, ये ब्रिटिश प्रोपोजल से आया है। सेशंस एंड मेजर डिसीजन स्टिल नीडेड ब्रिटिश अप्रूवल ड्यूरिंग द ईयरली फेज, लीडिंग मैनी टू क्वेश्चंस टू ऑन इट्स सोवेनिटी। ये जो बोल रहा है, जो सेशन वेशंस बुलाना पड़ता था, तो ये ब्रिटिश लोग को पहले बोलता था, फिर ब्रिटिश लोग सेशन बुलवाता था। तो इससे पता चला है कि सही में सोवेनिटी है, हम लोग सही में इंडिपेंडेंट हैं। टू टाइम कंज्यूमिंग, ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफ़ी दिन ले लिया, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, ये बोल रहा है काफ़ी ज़्यादा दिन लग गया। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तो 4 महीने में हो गया, लेकिन यहाँ इतना दिन किसे लग गया, इसके बारे में बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस स्पेंड ऑलमोस्ट 3 years, लगभग 3 साल लग गए। क्रिटिक्स फेल्ट दैट दिस वाज एक्सेसिवली लॉन्ग स्पेशली व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्रीज। क्रिटिक्स ने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, इतना नहीं लेना चाहिए। क्यों? यूएसए ने सिर्फ 4 महीने में कंप्लीट कर लिया था, साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 1 महीने में, 1 साल में कर लिया था, कनाडा ने सिर्फ 2.5 साल में कर लिया। तो आप लोगों को इतना साल क्यों लगा? अरे भाई लग सकता है, उन लोगों का इसका 4 महीना क्यों लगा? क्योंकि ये बस ये सेंटर का बनाया, सेंटर का खाली बात कर रहा है, और फेडरल का खुद से सब ने बनाया। लेकिन हम लोग का इंडिया में यूनियन का भी बन गया, मतलब सेंटर का भी बना रहा है एक ही साथ, और फेडरल का भी साथ में बना रहा है। तो टाइम तो लगेगा ना, पूरा वर्ल्ड, पूरा मतलब इंडिया के लिए हम लोग का सेम सेम है। और वहाँ पे वैसा सिर्फ नहीं है, वैसा सेंटर के बाद वहाँ से सारा स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, उसका टाइम ऐड नहीं किया है, ठीक है। इन मौकेरी, कोई मजाक उड़ाते हुए कहा। असेंबली मेंबर नजरुद्दीन अहमद शाह ने कहा, नजरुद्दीन अहमद ने क्या कहा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? ड्राफ्टिंग कमेटी, ये ड्रिफ्टिंग कमेटी, ड्रिफ्टिंग मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट कर करके जा रहा है, मतलब घिस घिस के जा रहा है, घिस घिस के जा रहा है, ये ड्रिफ्ट कमेटी है, मजाक उड़ा है ऐसा, ठीक है। कांग्रेस जो पार्टी डोमिनियन, और कैसा ये किया? ये जो मेजोरिटी वहाँ पे था, लीडर था, वो कांग्रेस के थे, तो इन लोग बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी डोमिनियन है। ऐसा थोड़ी है कि ये पूरा ये को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम लोग भागो बोल रहा है मुस्लिम लोग को तुम लोग कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी डोमिनियन ही है। सिंस कांग्रेस वन है ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ 208 वोट्स, 296 में से 208 काफ़ी ज़्यादा वोट्स है। तो मैनी क्रिटिक्स क्लेम दैट द असेंबली बिकेम द एक्सटेंशन ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस का एक्सटेंशन है, कुछ नहीं है, बस कांग्रेस का ही है, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी भी उसी का था, सब कुछ यही तैयारी कर रहा है, तो वही है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर ग्रेनविल ऑस्टिन रिमार्क्ड, उन्होंने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक वन पार्टी बॉडी है। ये कह रहा है क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा बड़ा है, कांग्रेस के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। इज वन पार्टी कंट्री, द असेंबली वाज कांग्रेस, कांग्रेस जो है असेंबली है, असेंबली कांग्रेस है, एंड द कांग्रेस वाज इंडिया, इंडिया ही कांग्रेस है। ऐसा करके उन लोगों ने ऐसा थोड़ा मॉक किया, थोड़ा लगा थोड़ा कि हाँ ये मतलब निंदा ही है कि ये सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ऐसा बात बोला। लॉयर एंड पॉलिटिशियन मोनोपोली, ऐसा क्यों बोला जाए? जो बेसिकली जो उसमें मेंबर सब थे ना, वो पढ़े लिखे आदमी ही थे, लॉयर्स थे या फिर पॉलिटिशियंस थे। यहाँ पे जो गरीब लोग थे उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ हो रहा है? उन लोग का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था। तो इसके बारे में भी क्या कहते हैं देख ले रहे हैं। तो हाँ सही है ये चीज़, कॉमन पीपल तो नहीं था उसमें, बहुत कम था। क्यों नहीं था? अब उन लोग अनपढ़ है, उन लोग रह के भी क्या ही कर लेता। द असेंबली वाज हेवीली फील्ड विथ लॉयर्स, सीजन पॉलिटिशियंस एंड एकेडमिक एलाइट्स, बहुत अमीर अमीर लोग थे, लॉयर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, ये सब चीज़ थे। क्रिटिक्स ने क्या कहा? क्रिटिक्स मतलब जो निंदा करता है, उन लोगों ने क्या कहा? ओवर लीगलिस्टिक लैंग्वेज, इसका जो लैंग्वेज है, जैसे कि लॉयर्स लोग का लैंग्वेज तो थोड़ा हार्ड होता ही है ना, इसीलिए लैंग्वेज थोड़ा हार्ड था। बल्कि कॉम्प्लेक्स ड्राफ्टिंग, बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। अभी भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो देखते ही होंगे कितना मतलब हार्ड लैंग्वेज है, इसीलिए तो मेरे पास आए हैं पढ़ने के लिए।
लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स का बहुत कम रिप्रेजेंटेशन था, वर्कर्स का कम रिप्रेजेंटेशन था, आर्टिसंस व देहाती लोग का भी कम था, ग्रास रूट वॉइस भी बहुत कम था, नीचे के लेवल के लोग बहुत कम थे। लेकिन स्टार्टिंग का टाइम है, अभी कहाँ से होगा, पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग का तो ज़रूरी है। मैनी फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मैनी फेल्ट दैट द कॉमन इंडिया वाज अंडर रिप्रेजेंटेड इन शेपिंग द ऑफ द नेशन। तो बहुत सारे ऐसा फील कर रहे थे कि जो कॉमन इंडिया के लोग हैं, मतलब कॉमन पीपल हैं, उन लोग दब चुके हैं इसमें, नेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन सेव करने में। रिलीजियस इम्बैलेंस, रिलीजियस इम्बैलेंस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो कांग्रेस डोमिनेटेड था, कांग्रेस में बेसिकली हिंदू था, तो इसीलिए हिंदू डोमिनेटेड भी कहा जाएगा इसको। सम प्रोमिनेंट ब्रिटिश वॉइस क्रिटिसाइज असेंबली इज बीइंग डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ये कोई कोई कहता है कि ये कहाँ किससे डोमिनेटेड है? हिंदू से डोमिनेटेड है। क्यों कहता है? लॉर्ड विस्काउंट साइमन रेफर्ड टू एज हिंदू बॉडी, इसने तो एक हिंदू बॉडी कहा। और कौन है? चर्चिल, चर्चिल एक प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ये मॉर्ले मिंटो फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसने तो सेपरेट इलेक्टोरेट ही लेके मतलब भिजवाया था, वो कह रहा है इसमें तो मैं हिंदू एक मेजोरिटी कम्युनिटी है, ओनली वन मेजोरिटी मेजर कम्युनिटी, ऐसा करके मॉक कर रहे हैं। सोचो, मतलब सर ये आयरनी का भी बात होता है एक। ओके, आगे देखते हैं। These comments implied that the Muslim, Christian and tribal voice were not proportionally influential। ये क्या बता रहे थे कि ये जो दूसरे वॉइस हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन और ट्राइबल वॉइस, ये प्रोपोर्शनली इन्फ्लुएंशियल नहीं है, इनका पावर को दबाया जाएगा, स्पेशली पोस्ट पार्टीशन, पार्टीशन के बाद ये सब ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम वाला जो ज़्यादा वोट था वो तो चले गए, तो अब हो सकता है उन लोग को ज़्यादा दिक्कत करे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फाइनल हाइलाइट्स। सिम्बल्स ऑफ द असेंबली, सिम्बल्स क्या था असेंबली का? कितना पेज है वैसे? 29 और 3 पेज कर लेते हैं। सिम्बल्स था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये वाला, लायन। द एलिफेंट वाज चोजन एज द ऑफिशियल सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये क्या बताता है? स्टीडीनेस, मतलब वही कंसिस्टेंसी, मैजेस्टी एंड कल्चरल रूट्स। ये एलिफेंट हम लोग का कल्चर से भी बहुत ज़्यादा रूट, मतलब ये है, कल्चर से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। ठीक है, और कुछ कुछ की पर्सनैलिटीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं। ये जो नाम देख रहे हैं, ये छोटा मोटा नाम नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो अब हम अभी स्पीड में उड़ा देंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किए हैं। एडवाइजरी बॉडी, ये इतना ज़्यादा हेल्प किए हैं किसका? अम्बेडकर जी का काफ़ी ज़्यादा। ये इंपीरियल सिविल सर्विस ज्वाइन कर चुके हैं, ये हाई कोर्ट के वकील रह चुके हैं, हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा ही टॉपर थे बचपन में, तो कैम्ब्रिज से पढ़ाई की है, तो काफ़ी ज़्यादा इनका टैलेंट था। तो अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, एडवाइजर था, लीगल एक्सपर्ट था। प्रोवाइडेड टेक्निकल लीगल इनपुट्स ऑन एवरी ड्राफ्ट क्लॉज, ये सारे ड्राफ्ट क्लॉज में अपना 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 लीगल ये दिया, बताया कि नहीं ये बी आर अम्बेडकर जी आपको थोड़ा ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये सब चीज़ इसने बताया। फिर क्या है? HVR अयंगर, ये क्या क्या? सेक्रेटरी ऑफ असेंबली, असेंबली को कैसे काम कराना है, सेशन को कैसे स्टार्ट कराना है, सेशन कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब चलेगा कैसे, अच्छे से काम कराने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। फिर SN मुखर्जी, SN मुखर्जी एक चीफ ड्राफ्ट्समैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे लीगल आइडियाज़ को एक लैंग्वेज दिया, समझ ही सकते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, अब ये क्या है? ये कैलीग्राफर, कैलीग्राफर मतलब लिखे हैं, अपना हाथों से लिखे हैं। हु रोड द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बाय हैंड इन फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल, इटैलिक स्टाइल में लिखे हैं, आप पता होगा बोल्ड इटैलिक होता है ना, वैसे ही इटैलिक स्टाइल में इन्होंने लिखा है। ईच पेज वाज रिटेन विथ एलिजेंस एंड प्रिसीजन, सारे पेज को एकदम एलिजेंस से, एकदम मतलब सुंदर तरीके से लिखे हैं। ठीक। नंदलाल बोस एंड बोर राम मनोहर सिन्हा, ये कौन है? ये दीज आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन ब्यूटिफाइड डेकोरेटेड एंड एल्यूमिनेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा थोड़ा मतलब ये किया, तैयार किया, स्टाइल बनाया, थोड़ा मतलब डिजाइन दिया ताकि लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ये क्या किया? हेरिटेज को ऐड किया, ग्रेस ऐड किया, आर्टिस्टिक एक्सेलेंस, मतलब कुछ कुछ ऐसा चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा करने में हार्ड होता है, वो सब चीज़ को ऐड किया। फिर क्या है? वसंत किशन वैद्य, ये क्या है? ये इन्होंने हिंदी वर्जन में टेक्स्ट को, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले आया था वो इंग्लिश में आया था, इंग्लिश में आया था। इसका रीज़न हम आगे बताएंगे जब हिंदी का बात होगा। तो क्या है? हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये लास्ट टॉपिक है, कर लेते हैं। हिंदी टेक्स्ट क्या? हिंदी टेक्स्ट बहुत लेट से आया। कब आया? 1987 में आया। क्यों आया? क्योंकि उस टाइम क्या था, जब 1947 का बात था, इस टाइम पे तो जो लॉयर्स भी थे वो बाहर से पढ़ के आते थे, और जो साइन जो ठप्पा लगवाना था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, वो भी तो इंग्लिश में लगने वाला था, वो तो हिंदी में नहीं लगने वाला था। उन लोग को भी इंग्लिश ही आता था, उन लोग को हिंदी नहीं आता था। तो क्या करना पड़ता? अगर हम लोग आज़ादी लेना पड़ता तो करना ही पड़ता इंग्लिश में। तो उस टाइम पे और हिंदी के लोग भी उतना ज़्यादा नहीं थे, मतलब हिंदी के लोग थे लेकिन हिंदी में मतलब इंग्लिश में ही सब कुछ लिखा हुआ रहता था, और ट्रांसलेशन उतना जल्दी नहीं हो पाया इंग्लिश का हिंदी में, तो इसीलिए इतना लेट लग गया। तो इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन हैड नो ऑफिशियल हिंदी वर्जन,
वर्जन, कोई भी हिंदी वर्जन नहीं था। लेकिन कब, 1987 में ये इंट्रोड्यूस किया गया 394A। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो इंश्योर करेंगे, वो बनवाएंगे, वो क्या बनवाएंगे, मस्ट इंश्योर द पब्लिकेशन, वो पब्लिश कराएंगे क्या, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी ट्रांसलेशन हो, वो कराएंगे। एक मतलब अपना वो जो किसी से भी करवाएं वो एक हिंदी ट्रांसलेशन करवाएंगे, एकदम सटीक करवाएंगे। इनकॉर्पोरेटिंग ऑल अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस यूजिंग स्टैंडर्ड हिंदी लीगल टर्म्स, जिसमें कि एकदम सारा जो अमेंडमेंट्स है, सारा चेंजेज है, सब कुछ अच्छे से ही स्टैंडर्ड लीगल टर्म्स में, हिंदी टर्म्स में लिखा हुआ रहेगा। ये किसका काम होगा, प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट करवाएंगे। ठीक है। इफ़ देयर इज ए डिस्प्यूट और डिफ़िकल्टी इन इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रिटेशन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ किस चीज़ में, हिंदी और इंग्लिश में, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हिंदी में कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है, इंग्लिश में कुछ अलग निकल रहा है, तब कौन ये करेगा, ठीक करेगा, तब प्रेसिडेंट इज एम्पावर टू रिवाइज द हिंदी टेक्स्ट। तो ये प्रेसिडेंट को एम्पावर किया जाएगा कि आप जाइए और हिंदी का जो टेक्स्ट है उसको रिवाइज कीजिए, मतलब जो भी है, जो भी गलत होगा उसको वो ठीक कराएगा। ठीक है, हम लोगों ने एकदम अच्छे से डिस्कस किया। और हो सकता है आप लोग को थोड़ा स्पीड लगे, बिकॉज मैं भी नहीं चाहता था कि ये 3 सेशन लो, 2 सेशन में ही मैं कंप्लीट कराना चाहता था, 2 सेशन में, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड ले गया। और ऐसा भी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं था, थोड़ा बोरिंग चीज़ था, इसीलिए मैं लेके गया। बाय द वे, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ठीक है, अगर आपको समझ नहीं होगा आप एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, जो हार्ड था वो फर्स्ट वाला में था। थैंक यू।